आइए मैं आपको जरा हिंसा की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, 50 तस्वीरें जिसे देखकर आप बखूबी जो है आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। और ये जो तस्वीरें एक एक करके जिस तरह से नेपाल से सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें बाकायदा ये दर्शाती हैं कि आखिर ये युवा इतनी ज्यादा हिंसा कैसे फैला सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां नेपाल में बैन हुई, चीन का ऐप टिकटॉक लगातार धड़ल्ले से चलता रहा। सरकार के फैसले के बाद में टिकटॉक नेपाल में एकमात्र बड़ा प्लेटफॉर्म बचा, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितनी ज्यादा अशांति नेपाल में होगी, उतना ही वो चीन पर निर्भर होता जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल को जलाने के पीछे विदेशी फंडिंग या फिर नेपाल के अंदर ही बगावत की आग फैलाने वाले लोग बैठे हैं। नेपाल की सत्ता के जो प्रबल दावेदार हैं, वो प्रबल दावेदार कौन है, उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अमेरिका और चीन हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा इसे मानता है। अगर चीन की बात करें, हिंद प्रशांत में स्थिति मजबूत करने की कोशिश चीन की लगातार की जा रही है। और इसीलिए जिस तरह से नेपाल इस दौरान जल रहा है, नेपाल में हिंसा भड़क रही है, उसमें कई अलग अलग एंगल जो है वो सामने आते हैं। अब आइए जल्दी से ये भी जान लीजिए कि अब यहाँ पर कोई नहीं तो आखिर नेपाल में आने वाले वक्त में सत्ता की कमान किसके हाथों में होगी, कौन प्रबल दावेदार है, वजह क्या है। दरअसल काठमांडू के मेयर बालेन शाह और हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष सुदन सुंगरू पीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसकी बालेन शाह जेनजी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। युवाओं को एकजुट करने में उनका बड़ा रोल माना जाता है। युवाओं के लिए रोल मॉडल लोग यहाँ पर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदन सुंगरू देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले शीर्ष नेताओं में से एक हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जिन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया, युवाओं को एकजुट किया, अब नेपाल हिंसा का ताजा वो जो है वो भी सुदन सुंगरू ही माने जाते हैं। वहीं अगर रवि लामिछाने की बात करें तो रवि लामिछाने भी एक युवा नेता के तौर पर माने जाते हैं। रवि लामिछाने जिन्हें हाल ही में यहाँ के युवाओं ने जेल से रिहा करा लिया, रवि लामिछाने वो व्यक्ति हैं जिस तरह से कहा जाए कि बहुत लंबा वक्त उन्हें राजनीति में आए हुए नहीं हुआ। एक टीवी प्रेजेंटर रखे, लगातार नेपाल की समस्याओं को बताते रहे। यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो खुद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वो सलाखों के पीछे थे। लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन के बीच में कुछ लोगों ने रवि लामिछाने को जेल से रिहा भी करा लिया। तो ये वो तीन बड़े नाम हैं नेपाल का नया पीएम दावेदार के तौर पर जिनकी चर्चा की जा रही है। आइए अब मैं आपको जल्दी से नेपाल हिंसा की ताजा अपडेट बता दूं। काठमांडू की सभी बड़ी और प्रमुख इमारतें जला दी गई हैं। पीएम, राष्ट्रपति, 2 पूर्व पीएम का घर जला दिया गया है। नेपाल के पीएम ओली को देश छोड़कर भागने की यह कहा जाए कि अब उनकी स्थिति बन गई है। नेपाली सेना ने काठमांडू के सड़कों पर कब्जा कर लिया है। 2 दिन की हिंसा के बाद में अभी भी हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति ठीक होती नजर नहीं आती। तनावपूर्ण हालात के बीच में यहां पर राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ में आपात बैठक बुलाई। नेपाल के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई। कई प्रदर्शनकारियों के पास से हथियार, बम भी बरामद किए गए हैं। और आप ये समझिए कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नेपाल में हिंसा तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। उसने पूरे देश को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब तो सिर्फ कहा जाए कि जो पूरा विवाद था वो सोशल मीडिया बैन का मुद्दा नजर नहीं आता। प्रदर्शनकारियों का बर्ताव एक जिम्मेदार नागरिकों जैसा नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे देश को किसी अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। सबसे अहम सवाल तो यही है कि आंदोलन आखिर अब कहां जाकर रुकेगा। कानून और व्यवस्था आखिर किसके हाथों में है? क्या इसके पीछे कोई संगठित अदृश्य ताकत काम कर रही है जो नेपाल की अस्थिरता से फायदा उठाना चाहती है? और क्या ये आंदोलन सिर्फ युवाओं की नाराजगी या फिर उसी का ही नतीजा है, या फिर इसमें बाहरी राजनीतिक खेल भी शामिल है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेपाल से आती जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति को दर्शाती हैं। खास मेहमानों का पैनल होगा, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज सवाल ये खड़े होते हैं, नेपाल की अस्थिरता से फायदा आखिर कौन उठाना चाहता है? आखिर इसके पीछे कोई संगठन, अदृश्य ताकत काम कर रही है? यह आंदोलन युवाओं की नाराजगी है या फिर इसमें बाहरी राजनीतिक खेल भी शामिल है?
खास मेहमानों का जो पैनल है मैं आपको उनका रुख करवाऊं, लेकिन फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरी साथी इस दौरान जुड़ रही हैं कंचन जसवानी। कंचन, प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था खासतौर से सोशल मीडिया ऐप को बैन करने के विरोध स्वरूप सोशल मीडिया पर से बैन हटा लिया गया। सरकार के प्रति नाराजगी लगातार यहाँ के युवाओं की, यहाँ पर मौजूद नेपाल में जो जितने तमाम लोग हैं उनकी देखी जा रही थी और बार बार वो नाराजगी अपनी जताते भी रहे। लेकिन सरकार की तरफ से इस्तीफा एक एक करके सभी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य होने की जगह और भी बढ़ती नजर आती है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या अब ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है? नैना, मुझे लगता है कि ये रीसेंट, अगर हम किसी डेमोक्रेसी की बात करें तो नेपाल इज़ वन ऑफ द रीसेंट डेमोक्रेसीज। 2008 में नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री हुई थी। जेन जी ऐसा आंदोलन कर सकता है कि एक सरकार को सरेंडर करना पड़े। मुझे लगता है इसका मैसेज पूरे एशिया नहीं पूरे विश्व में इसका मैसेज गूंज रहा होगा और सबकी नजरें टिकी हुई है। सारा इंटरनेशनल मीडिया का सबसे बड़ा कवरेज आज नेपाल बना हुआ है। जेन जी ने जो किया है इस वजह से वहां की सरकार को सरेंडर करना पड़ा है। चलिए, जेन जी विरोध था, जेंजी की अपनी बातें थी, लेकिन हिंसक जब वो विरोध हो गया कि फॉर्मर पीएम के घर पर, आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आशीष का भी रुख करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी, आशीष, आपने उनकी वाइफ को देखा, फॉर्मर मिनिस्टर की वाइफ मर गई इसमें, ये कितना बड़ा, मुझे लगता है एक मैसेज है जो पूरे वर्ल्ड को जेंजी के तौर पर कन्वे किया जा रहा है। एक गलत मैसेज, एक रॉन्ग मैसेज है जो जा रहा है। देखिए, पहले तो हमें इस आंदोलन की रूपरेखा को समझना होगा। ये दरअसल ऐसा नहीं था कि आज विरोध हो गया हो। एक विरोध की लंबी चिंगारी जो थी वो नेपाल के युवा और नेपाल की आवाम के बीच में चली थी। अब उनकी शुरुआत कहां से होती है वो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले आते हैं नेपोटिज्म पे। जो वहां के हुक्मरान थे, वहां के पॉलिटिशियन थे, वहां के मंत्री थे, उनके जब बेटों की तस्वीर आती थी तो वो तस्वीर एक लग्जरी लाइफ को लेकर आती थी, जिससे वहां के नेपाल के युवाओं में क्रोध आ गया। दूसरी सबसे अहम बात, पिछले 17 सालों में 15 सरकारें नेपाल में बदल चुकी हैं। यानी जब से नेपाल में लोकतंत्र आया उसके बाद से नेपाल में कभी भी स्थायी जो सरकार है वो नहीं रही। तीसरी अहम बात, पिछले 4 सालों में 3 बड़े घोटाले हुए। सबसे बड़ा घोटाला कोऑपरेटिव घोटाला हुआ जो 2024 में हुआ, जो 70,000 करोड़ का था। इसके अलावा एक बंधु घोटाला था, वो 20,000 करोड़ का था। चौथी सबसे अहम बात कि ये विद्रोह केवल सरकार को लेकर नहीं था, ये 3 बड़ी पार्टियों को लेकर था। यानी नेपाली कांग्रेस को, दूसरा ओपी शर्मा ओली की पार्टी और तीसरा प्रचंड की पार्टी। क्योंकि पिछले अगर 17 सालों के इतिहास को देखा जाए तो ये जो 3 पार्टियां हैं यही सत्ता में, कभी आप मेरे साथ कभी आप उनके साथ, तो ये सर्कल ऐसे जो था वो बना हुआ था जिससे लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। और मुझे ये भी लगता है इस बात पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम जेंजी तो करते हैं, लेकिन जब वो जेंजी आंदोलन का रूप ले लेता है, जब वो जेंजी सड़कों पर आ जाता है, आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं। नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको ये राइट है कि आप वोट कीजिए, इलेक्शन होता है, आप उस सरकार को हटा दे, लेकिन आग के हवाले कर देना। रिसेंट तस्वीर वहां की काठमांडू की सामने आ रही है। काठमांडू बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पोखरा बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन आज वहां के क्या हालात है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल, और स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हालात ये है कि यहाँ पर बाकायदा भारत की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। काठमांडू एयरपोर्ट जो है अस्थायी रूप से फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। जिन तस्वीरों की बात की जा रही है, आइए जल्दी से आपको कुछ तस्वीर भी हम दिखा देते हैं किस तरह से इस दौरान नेपाल जल रहा है। आप ये देखेंगे और इन तस्वीरों को शायद जब आप समझेंगे तो आप ये भी नहीं समझ पाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर देखिए, संसद भवन पूरी तरह से जलकर तहस नहस नजर आता है। राष्ट्रपति भवन में भी यहां पर ये लोग प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हुए और उसके बाद में वहां पर सब कुछ सिर्फ बर्बादी का ही आलम नजर आया। पीएम आवास का हाल देख लीजिए, धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा था। यहां का सिंह दरबार किस तरह से पूरी तरह से सिर्फ जला हुआ नजर आता है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे उनका घर पूरी तरह से जला हुआ नजर आया। वित्त मंत्री का घर पूरी तरह से बर्बाद नजर आया। पूर्व पीएम के घर का हाल और वहां की स्थिति तो हम सभी जानते हैं। पूर्व पीएम की जो पत्नी थी वो इस आगजनी में जिंदा जल गई। लोगों का गुस्सा किस कदर एक अलग रूप में नजर आया। और यहां तक तो छोड़िए, बल्कि मीडिया के दफ्तर जो इस पूरी तस्वीर को दिखा रहे थे उन तक को यहां पर इन प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। बार बार इसीलिए बात की जा रही है कि वाकई में ये प्रदर्शनकारी हैं या फिर अब ये उपद्रवी बनते नजर आते हैं।
और इस आंदोलन में शामिल क्या ये सिर्फ नेपाल के युवा ही हैं या फिर नेपाल के युवाओं की आड़ में कुछ और असामाजिक तत्व जिन्होंने मौके का फायदा उठाया और नेपाल को पूरी तरह से जलने पर मजबूर कर दिया और बना दिया द बर्निंग नेपाल। मेरे साथी मेरी कंचन और आशीष लगातार बने हुए हैं। बार बार यही सवाल खड़ा होता है आशीष और कंचन कि जिस तरह से स्थिति अभी हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, नेपाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फिर से हमें बांग्लादेश की याद दिलाती हैं। बांग्लादेश में किस तरह से यहाँ पर उपद्रवी कैसे दाखिल हुए थे शेख हसीना के घर पर, वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से पीएम आवास हो या फिर वहां का जो दफ्तर हो, सारी सरकारी इमारतें किस तरह से पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई थी। तस्वीरें बहुत ज्यादा जुदा नजर नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन वहां पर आइडियोलॉजी का खेल था नैना, यहाँ पर जेंजी का खेल है, यहाँ पर सोशल मीडिया का खेल है। वो सोशल मीडिया का बैन जो शुरुआत तो एक डिजिटल मीम से हुआ था, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन से हुआ था, लेकिन जब वो सड़कों पर आ गया तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग नजर आई। आज की तारीख में नेपाल जल रहा है। आज की तारीख में नेपाल के लोग, नेपाल के मंत्री संतरी, नेपाल की डिप्लोमेसी, नेपाल के बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस जो है वो नेपाल छोड़कर भाग चुके हैं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें विचलित कर रही है। एज अ जर्नलिस्ट हमें विचलित कर रही है, एज अ सिटीजन हमें विचलित कर रही है। और मुझे लगता है ये वो बहुत बड़ा मैसेज हर तरफ विदेश में बैठे लोगों को भी है कि क्या सोशल मीडिया का इंपैक्ट ऐसा है, क्या नेपो किड्स, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था कभी भी मजबूत नहीं हो पाई थी, लेकिन नेपाल की जो रॉयल फैमिलीज का इतिहास रहा है, नेपाल के जो गिने चुने रिच पीपल ऑफ द कंट्री रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कंसर्न नेपाल की जेंजी की वजह के लिए वजह बनी थी। और मुझे लगता है आशीष भी नेपो किड्स का जिक्र कर रहे थे। आशीष, आपको लगता है ये सिर्फ सोशल बैन या अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन का है, या ये किसी और चीज का गुस्सा है जो सड़कों पे नजर आ रहा है? नहीं, ये जब भी आप कोई मान लीजिए कि आप कोई भोजन बनाती हैं तो उसमें कई तरह की चीजें डाली जाती हैं, कई तरह के मसाले होते हैं। तो किसी भी क्रांति की जो शुरुआत होती है उसको एक जगह करने के लिए एक यहाँ पर जरूरत होती है एक मोटिव की। वो मोटिव था सोशल मीडिया, लेकिन चिंगारी अलग अलग वजहों से नेपाल की आवाम में लगी हुई थी। पिछले 17 सालों में 15 सरकारों का बदलना, 2008 में जब पहली बार सरकार आई और नेपाल हिंदू राष्ट्र से वहां पर लोकतांत्रिक जो मुल्क था वो बना, उसके बाद से वहां पर जो ग्राफ है वो लगातार गिरता गया। आपको ध्यान में होगा कि जब पहली बार प्रचंड वहां पर मुख्य प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं है। वहीं से जो नींव थी वो हिलनी शुरू हो गई, लोगों में उसी समय से विद्रोह होना शुरू हो गया। उसके बाद जो घोटाले हुए, सरकार का सही तौर पर ना चल पाना, 3 बड़ी पार्टियों के बीच में ही पूरी सरकार का घूमना, ये नेपाल की आवाम के बीच में एक बहुत ज्यादा रोष का कारण बना। दूसरी सबसे बड़ी वजह, हाँ, दूसरी सबसे बड़ी एक वजह ये बनी कि ओपी शर्मा का चाइना के साथ नजदीकी। नेपाल के लोग भारत को अपना दोस्त मानते हैं, वो हमें अपना दोस्त मानते हैं, चाइनीज को नहीं मानते। लेकिन ओपी शर्मा ओली लगातार चाइना के साथ संपर्क में थे, चाइना की बातों को अपने मुंह से कहने लगे थे। तो ये वो तमाम वजह थी। तीसरी अहम बात, जो महंगाई दर है आज की तारीख में नेपाल में, वो 10 से 12%। ठीक है आशीष और कंचन, मैं आपका दोबारा रुक करूंगी। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाती चलूं और मेरे साथ में इस समय नेपाल से अंजुना कार्की, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुकी हैं। अंजुना कार्की जी, कई प्रदर्शन जो हैं वो लगातार देखे गए, हमारे साथ में और भी खास मेहमान जो हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अंजुना कार्की जी अभी क्या स्थिति, जरा ये समझाइए नेपाल की। आज का स्थिति शांत है। आज सुबह से शांत स्थिति है, इतना वो कल का जैसा हालत नहीं है। आज सेना ने भी टेक ओवर लिया सिक्योरिटी का, इसके साथ में आज का हालत तो इतना वो नहीं है। लेकिन कल का हमारे जो आंख में आ रहा है, कल का आंदोलन का स्थिति, सड़क का स्थिति, परिवार की स्थिति, सारे जो हमारे आंख में देख देख कर सारे हमारा सरकारी अड्डे जलकर आग हो गया, सारी चीज देखने के बाद भी आज का स्थिति का हमारा दिमाग में भी ये नहीं है कि शांत है, काठमांडू है, शांत नेपाल है। लेकिन स्थिति धीरे धीरे सामने होने वाला है। आज का स्थिति नया चीज भी बन रहा है कि नया सरकार गठन के लिए जो जैन जी है वहां के तरफ से कोई आदमी जंगी अड्डा, यानी कि हमारे देश के आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी क्वार्टर, वो सैनिक मुख्यालय। लेकिन अंजना जी आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये
प्रदर्शन आपको लग रहा है कि जो हम जेनजी या फिर जो युवाओं का प्रदर्शन कह रहे थे, क्या ये सिर्फ वहीं तक सीमित नजर आता है? इतनी हिंसा, लोगों के घर जला दिए गए, वहां पर लूटमार मच गई है। अब तो हमने देखा कई तस्वीरें, कहा जा रहा है कई जो मॉल है उन्हें लूट लिया गया, लाखों का करोड़ों का सामान लूट लिया गया, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट हो या फिर पीएम आवास हो, वो सब पूरी तरह से जला दिए गए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ इन जेनजीज का या फिर नेपाल के युवाओं का ही है, या फिर इसमें कुछ और ताकतें भी नजर आती हैं? ये फर्स्ट मामला है, और इसमें ये मिस्टीरियस का बात भी है। इसका पीछे क्या रास्ता छुपा है, इसके पीछे क्या चीज है, ये आदमी अभी एनालिसिस नहीं कर रहे। चाय में अभी चर्चा चल रही है, सुबह अभी आदमी कर्फ्यू आदेश है, काठमांडू में कर्फ्यू लगा है, इसके लिए घर में जो आदमी फ्री है, जो भौतिक वर्ग में फ्री है, वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ जेनजी का आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि लूटपाट हो गया है, सारे मॉल जल गया है। फ्रस्ट्रेशन था, नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन है नेपाल में, क्योंकि लोग धीरे धीरे जो युवा लोग हैं वो नेपाल में नहीं रह पाया, क्योंकि वो रोजगारी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। ये नेता लोग ने सिर्फ सरकार बनाने में, सरकार गिराने में वो काम कर रहे हैं। इसके लिए वो लोग बहुत गुस्से में है, लोग गुस्से के साथ में थे। आंदोलन होने वाला था, लेकिन ये आंदोलन जो हुआ था, कल का आंदोलन, ये आकलन, ये एनालिसिस से बाहर, और जो आंदोलन का रूप है वो अलग चीज का रूप हो रहा है। इसके पीछे कोई बात छुपा है, कहीं इसके फायदा कोई देश ले सकते हैं, इसमें भी चर्चा हो रहा है। पड़ोसी देश के नाते से भारत में भी क्यों यहाँ के बात ये चल रहा है कि क्यों नजरअंदाज नहीं लगाया, क्यों भारत ने भी इंफॉर्मेशन भारत का भी नहीं मिला। ये सारे चीज का बात काठमांडू में भी चर्चा चल रहा है। हम राजनीतिक पॉलिटिशियन, एक पेशा कर्मी के हिसाब से, एक राजनीतिक जर्नलिस्ट के हिसाब से, यहाँ के नेता लोग, बड़े बड़े पार्टी के नेता लोग अभी वो रहस्यमय तरीका से लुकी छुपी बैठ रहे हैं। वो इधर उधर छुप रहे होंगे, वो भी डर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी डर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में इंद्र कमल जी भी वरिष्ठ पत्रकार जोड़ रखे हैं, वो भी नेपाल से ही हैं। इंद्र कमल जी, लेकिन बार बार जिस तरह से हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि नेपाल में इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। खासतौर से वो नेपाल जो कहा जाए कि टूरिज्म के लिहाज से और वो उसके भविष्य के लिहाज से बहुत समृद्ध जरूर एक देश कहा जाता है। हालांकि सबकी अपनी अंदरूनी कई परेशानियां होती हैं। यहाँ पर युवाओं को, यहाँ के लोगों को सरकार से कई चीजों को लेकर नाराजगी होगी, उनकी कई अलग मुद्दे होंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा था कि इस कदर ये पूरा आंदोलन होगा? और अब तो कहा जा रहा है कि ये आंदोलन हाईजैक हो गया और ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि अब कुछ लोग उपद्रवी इसमें शामिल हो गए हैं।